कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपकी जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो रही है उसमें पूरी हेल्प करूंगा। आइए आज अपन मैथमेटिक्स यानी कि गणित का स्टैंडर्ड जिन बच्चों ने लिया है उसका एक पेपर सोल्व करते हैं, ठीक है, जो कि आपको काफ़ी नंबर लाने में मददगार साबित होगा। इसमें ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके हाफ ईयरली में तो आने ही वाले हैं, साथ ही साथ ये एनुअल एग्जाम में बहुत ही आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट भी रहेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्योंकि अपना जो मिशन है वो हाफ ईयरली के साथ एनुअल एग्ज़ाम भी है। ठीक है, जैसा कि हर बच्चा जानता है कि मैं हर साल आपकी मदद भी करता हूँ। ठीक है, तो बेटा बिना किसी देरी के अपन वीडियो को करते हैं शुरू। थोड़ा सा अपन इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन आपका कि 12, 15 और 21 का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का साथ में कवर करेंगे। देखिए 12, 15 और 21 का एलसीएम का मतलब ये होता है, पहले तो इनके गुणनखंड याद होना चाहिए। एक प्रश्न इसमें से आपको 100%, ठीक है, एनुअल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। देखिए 12 को यदि आप तोड़ोगे ना तो 12 को आप तोड़ सकते हैं, ठीक है, 2 गुणित 2 की घात 2 गुणित 3, ठीक है, क्योंकि 2 दूने 4 और 4 तिया 12। और 15 को अपन तोड़ेंगे तो 15 अपना टूटेगा 3 गुणित 5, ठीक है। और 21 की बात करते हैं तो 21 आपका रहेगा 3 गुणित 7, ठीक है। और एलसीएम में बाबू क्या होता है, एलसीएम जब अपन निकालते हैं तो एलसीएम में हर एक आपके जो गुणनखंड है, ये भी एक गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है, ये भी, मतलब तीनों के गुणनखंड को एक साथ लिख के गुना करना है। लेकिन कंडीशन ये है कि यदि कॉमन आ रहा है कोई सी चीज़ें तो कॉमन में आपको बड़ी घात वाला लिखना है, यानी कि 3 की घात 1 है, यहाँ पर भी 3 की घात 1 है, यहाँ भी 3 की घात 1। मान के चलिए 3 की घात कहीं पर 2 रहती, 3 की घात 3 रहती तो अपन 3 की घात 3 को लिखते, या ना अधिकतम घात, सीधी सी बात है, अधिकतम घातांक वाले को लिखना है। ठीक है, तो भैया 2 की घात 2 ये भी लिखाएगा आपका, देखना बेटा ध्यान से, 2 की घात 2 गुणित 3, अधिकतम देखो, अधिकतम क्या है, सबकी घात तो एक ही है तो इसलिए एक बार 3 लिख दिया, इंटू 5 इंटू 7, सभी को लिखना है। फिर मैं बोल दूं एलसीएम बहुत ही सिंपल रहता है, सभी को लिखेंगे, प्लस साथ में एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि यदि कोई भी चीज़ कॉमन आ रही है तो कॉमन में जो ज़्यादा घात वाला है उसको लिख दो। बोलो 4 हो गया, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, और 60 का गुना अपन 7 में करेंगे तो 420 ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c में शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। ध्यान देना है, नाम क्या है, द्विघात, ध्यान देना है, छोटी सी बात, द्विघात में अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगी। नाम में जैसा है उसी उतने ही शून्यक होंगे। यदि रेखिक रहता, रेखिक, ठीक है, लाइनर जिसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहेंगे लाइनर, ठीक है, यदि लाइनर पॉलिनोमियल से रहता तो अपन कहते हैं शून्यकों की संख्या 1। द्विघात है, ठीक है, तो द्विघात में आपकी शून्यकों की संख्या 2 होगी और त्रिघात में शून्यकों की संख्या 3 होगी, ध्यान देना है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। जब a1/a2 इज इक्वल रहता है b1/b2 इज इक्वल c1/c2 तो समीकरण निकाय a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का हल होगा। देखिए जब तीनों चीज़ें बराबर होती है, मैं छोटी सी बात कहूँ आपको, तीनों चीज़ें बराबर हो तो आप बोल देना है कि अनंत अनेक हल होंगे। मतलब कैसे हल होंगे, अनेक हल बोल दो, अनंत अनेक हल बोल दो, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल बोल दो। ठीक है भैया, तो यहाँ पर आपके अनंत अनेक हल है। अब इसकी 2 कंडीशन और है, जिन बच्चों को याद है वो कमेंट में लिख सकता है। द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 है कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। देखिए वास्तविक मूल जो होते हैं ना, वास्तविक मूल, ठीक है, तो वास्तविक मूल होने के लिए आपको b² 4ac बड़ा होना चाहिए 0 से। ये कह रहा है कि यहाँ पर ये b² - 4ac सवाल को जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर 0 आएगा। यदि 0 इधर बड़ा है तो मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें ऋणात्मक मान आएगा। देखो मैं आंसर लिख देता हूँ, यहाँ पर आंसर कितना आएगा आपका, 0 आएगा।
ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका ऋणात्मक आएगा। ऋणात्मक समझ रहे हो, यानी -2 आएगा, -3 कैसे आ जाए। ठीक है, ये तो फॉर्मूला के अंतर्गत है ही नहीं। बाकी इसमें क्या है, इसमें क्या है आपका पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब धनात्मक उत्तर आएगा। यहाँ पर ऋणात्मक आया, यहाँ पर धनात्मक। तो जब दो भिन्न रहेंगे और वास्तविक मूल रहेंगे ना, तो उसमें आंसर आपका धनात्मक ही आता है। यानी कि सिचुएशन होती है आपकी b² - 4ac बड़ा रहेगा 0 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी है 6, 9, 12, 15 का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम पद तो 6 हो गया और 9 में से 6 घटाओगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ये 6 और 3। ठीक है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म आपका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कोई सी भी त्रिभुज है ये, ठीक है, ABC में DE समांतर है AB के, CD बराबरी पे आपका 3 सेंटीमीटर, EC बराबरी पे 4 सेंटीमीटर और BE बराबरी पे 6 सेंटीमीटर। तो DE क्या होगा। देखो यहाँ पर ये जब समांतर होगी ना, जब कोई भी दो भुजाएं समांतर दी जाए तो वहाँ पर इनकी जो भुजाएं होती है वो समान अनुपात में विभाजित होती है। यानी हम थेल्स प्रमेय का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। थेल्स प्रमेय क्या कहती है हमारी कि CD बटा आपका जाएगा DA, CD बटा आ जाएगा DA और यहाँ पर CE या EC बोल दो बरा बटे में जाएगा BE। ठीक है, अब देखो ध्यान, यानी कि ऊपर देखो, यहाँ शुरू का देखो भैया ध्यान से, समझ में आ रही भैया बात नहीं आई। चलो तो यहाँ पर अपन देखें तो CD का मान कितना है, CD का मान है 3, DA का मान कितना है, तो DA का मान तो अपने को ज्ञात ही करना है, बराबर आपका हो जाएगा ECE या फिर EC बोल सकते हैं अपन 4 और एक और मान है जो है आपका BE है 6 है। छेत्य कितना हो गया 18। देखो ध्यान से, इसका गुना इधर हो जाएगा और ये 4 जाएगा बटे में। तो अपन कंडीशन बोलेंगे तो DA इक्वल आपका क्या जाएगा, DA इक्वल आ जाएगा आपका छेत्य तो 18 बटा में कितना जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और 18 बटा में 4 आएगा। तो जैसे अपन इसको विभाजित करेंगे 4 छंगे 4 चौको 16, 2 बज गया क्या इसमें से, 2 बज गया और 4 पंजे 20, तो 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। तो यहाँ पर राइट नाउ अपन पहले तो फैक्टर लिखेंगे, 12 के फैक्टर लिख दिए यहाँ पर, फिर 15 के फैक्टर लिख दिए, 21 के फैक्टर लिख दिए। आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना है, जो भी फैक्टर है उन सभी फैक्टरों को लिखना है इनटू में, सीधी सी बात है। और यहाँ पर आपको फैक्टर लिखते समय इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि यदि कोई सी भी चीज़ कॉमन है तो कॉमन में आपको हाईएस्ट आपकी जो पावर है यानी घात है उसको लिख देना है। चलिए तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर इसका ऑप्शन तो हो गया आपका 420। अब यदि यहाँ पर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² bx + c विल बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको शुरुआत में भी कहा है और हिंदी मीडियम को पढ़ाते समय कि क्वाड्रिक का मतलब होता है 2, ठीक है, और लाइनर का मतलब होता है 1। तो यहाँ पर देख लो आप, क्वाड्रिक है तो क्वाड्रिक इक्वेशन पॉलिनोमियल्स में आपकी सीधी सी बात है कि इसमें यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, है ना। और लाइनर रहता तो कि लोग इसे लीनियर भी पढ़ते हैं, मतलब सिंपल सी बात है रेखिक वाला, ठीक है भैया, 1 रहेगा उसमें। अब व्हेन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है ये इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन आ जाएंगे, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल। और नो सॉल्यूशन किस में रहता है, जब सिचुएशन आपकी रहती है a1/a2 ≠ है b1/b2, तो ये आपके नो सॉल्यूशन रहेगा इसमें। और 2 सॉल्यूशन या फिर अपन कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी मेरा हाथ गड़बड़ हो गया बोलने में, यहाँ पर बेटा ये सिचुएशन ऐसी रहेगी ना। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपके a1/a2 ≠ b1/b2, ये स्थिति आपकी यूनिक के लिए रहेगी। और यहाँ पर a1/a2 तो इक्वल रहेगा
बट B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है भैया, थोड़ा सा बेटा जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना तो समय आपका लग रहा है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो श्रृंखला में एनुअल एग्जाम के लिए चला रहा हूँ उनको ज़रूर देखना बाबू, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए मैं चाह रहा हूँ कि वो बच्चे जो अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं MP बोर्ड में, उनके लिए मैंने एक श्रृंखला चलाई है। मैं आपको 6 तरह के मॉडल पेपर दूंगा। कोई वार्षिक के लिए एक मॉडल पेपर से कुछ होना जाना नहीं है। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाले को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है फोर्थ वाला क्वेश्चन कि यहाँ पर आपका ये C ऑप्शन राइट रहेगा, जो कि मैंने पहले बता दिया उसमें। यहाँ पर आपका 6 और 3 आ जाएगा। 6 नंबर की बात करें तो यहाँ पर आपका जाएगा 4.5, जो कि अपन ने हिंदी मीडियम के साथ ही देखना, आपको भी इंग्लिश मीडियम को ना समझाता चलूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थानों को समझते हैं। चलिए तो रिक्त स्थान को पढ़ते हैं यहाँ पर कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए रिक्त स्थान होता है। देखो अद्वितीय होता है, ठीक है। कैसा होता है? अद्वितीय, मतलब उसके समान कोई दूसरा नहीं होता है। द्विघात समीकरण का विविक्तिका ऋणात्मक हो, ध्यान देना है। द्विघात का समीकरण का विविक्तिका ऋणात्मक है तो मूल आपके जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, मूल वास्तविक नहीं होंगे। यदि पॉजिटिव आंसर रहेगा तो मैंने आपको सही विकल्प में बताया कि भिन्न रहेंगे और वास्तविक रहेंगे, ठीक है। और यदि 0 आया आंसर तो आप कहेंगे कि मूल बराबर रहेंगे, ठीक है। समांतर श्रेणी ये आपकी दी हुई है सवाल, इसमें सार्वंतर D बताना है। तो सार्वंतर निकालने का तरीका ये है कि A2 में से A1 घटाओ, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो 1 - 3 यानी माइनस का 2/2 आ जाएगा, और आंसर जो आपका निकल कर आएगा वो आ जाएगा -1। सोल्व कर लेना आप, मैं डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ। सभी जो व्रत होते हैं वो सभी व्रत जो होते हैं समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है। यदि एक बिंदु का y निर्देशांक 0 है, यदि एक बिंदु का y निर्देशांक 0 है तो वहाँ कौन से अक्ष पर स्थित होगा, ठीक है। यदि y निर्देशांक उसका क्या है 0 है तो वहाँ x अक्ष पर होगा, ठीक है। और यदि वहाँ x निर्देशांक 0 रहता तो y अक्ष पर स्थित होता। उल्टा कर दो, मतलब जिसको बोले वो 0 उसका उल्टा बोल दो। 1 + कोट स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, ठीक है। 1 + कोट स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आपका सेक स्क्वायर। ये आपकी सर्व समीका है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भर लिया है और यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक होगी बेटा। 1 + कोट स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। और 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। याद रख लेना, छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आपकी जोड़ी। देखो व्यापक समांतर श्रेणी यानी कि आपकी जो AP की जो सीरीज है वो आपकी सीरीज बनेगी A+1D, A+2D, इसी को आगे बढ़ाएंगे तो A+3D, A+4D। ये आपकी व्यापक रूप हो गया है समांतर श्रेणी का AP का। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी जो होती है ना वो कहलाती है भुज, और x अक्ष से कहलाती है कोटि। ध्यान रखना है। साइन स्क्वायर A + कोस स्क्वायर A, भले थीटा बोलो या A बोलो, साइन स्क्वायर थीटा + कोस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पे A है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मान होता है A का। टेन जो 60 डिग्री होता है ना उसका मान होता है हमारा बेटा करनी में 3 तीसरा तो हो गया था ना, और ये आपका चौथा है तो चौथा है √3। और 1 - कोस स्क्वायर थीटा एक सर्वसमीका है, इसकी वैल्यू होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा। और विविक्तिका जब 0 होता है तो मूल समान और वास्तविक होते हैं, यानी मूल बराबर होंगे, सीधी सी बात है। तो ये आपका
चलो ये 5 हो गया ना, ठीक है, हो गया। चलिए अब यहाँ पर इसका तो पहला आपका ये हो गया है। दूसरे की बात करें अपन तो एक्स एक्सिस का मतलब है आपका ये दूसरा हो गया है, इसकी वैल्यू ये तीसरी हो गई है, ये चौथी वैल्यू हो गई है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का आपका साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये आपका छठा हो गया है, याद रहेगा। चलिए अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर, ठीक है भैया। चलिए पहला पढ़ते हैं, किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं। तो उस वर्ग समीकरण के आपके कहलाएंगे मूल, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं रूट्स, ठीक है। मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी, तो मूल बिंदु से x, y की दूरी जो कहलाएगी ना, वो जब रहता है तो 0 0 वैल्यू रहती है उसकी, दूसरे की y यहाँ पर x2 y2 को इसको भी मान लो, तो एक की जब वैल्यू रहती है तो उनकी घात 2 रहती है, तो बेटे यहाँ 0 मान है तो इसलिए दोनों की पावर 2 आ गई। इसको सॉल्व अपन अगले वीडियो में बता दूंगा, भले कोई दिक्कत, समय आंधा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा अगले बता दिया। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो कोई भी बाह्य बिंदु है उससे अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये आपका कोई एक वृत्त है और इस वृत्त पर कोई एक ये बाह्य बिंदु है, और इस बाह्य बिंदु से आपने पढ़ा होगा तो कितनी अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 2 या फिर 2। समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में b² माइनस 4ac को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं विविक्त कर, विविक्त कर, विविक्त कर, ठीक है। वहाँ रेखा क्या कहलाएगी, जो हमारी आँख से सीधे भूमि के समांतर जाती है। तो भूमि के समांतर जाने वाली रेखा को अपन कहते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इन्फिनिटिव खींच सकते हैं, अनंत, सॉरी, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, ध्यान देना है, एक वृत्त पर कितनी, देखो ध्यान से, एक वृत्त पर कितनी समांतर बोल रहा है वो, यहाँ पर एक शब्द बोल दिया समांतर। तो समांतर इसको कहते हैं, या तो AC खींच दो या फिर आप AC खींच दो। तो बोलो भैया कितनी, केवल 2, यहाँ भी 2 ही खींची जा सकती है। वो बोलता है कि केवल समांतर हटा देता। अब पढ़ो, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकती, तो कितनी तो अनंत है, पर वो बोल रहा है कि समांतर तो 2, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब यहाँ पर अपन पहला जो पढ़ते हैं तो इसका तो अपन ने देख ही लिया है, इसका अपन ने देखा रूट्स है, रूट से कहते हैं। दूसरे में आपका आंसर आपका है गया है x² प्लस y²। तीसरे की हम बात करेंगे तो 2, ठीक है। और यहाँ पर हम चौथा की बात करें तो इसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। फिफ्थ वाले की बात करें अपन तो यहाँ से देखिए क्षैतिज है ना, हॉरिजॉन लाइन, सिक्स नंबर वाले की बात करें तो यहाँ पर भी अपना 2 आंसर रहेगा, ठीक है भैया जी, हैं, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, सत्य और असत्य है, ट्रू फॉल्स है। देखिए आपका ट्रू फॉल्स है, तो 2 आकृतियाँ के आकार असमान होने पर वहाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती है। देखिए आपका यहाँ पर जो आकृतियाँ होती है ना समरूप की, उनकी आकार जो होता है वो समान होता है, इसलिए ये पहला वाला आपका ऑप्शन असत्य कहलाएगा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण का कोण होता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। तो ये भी आपका असत्य होगा, क्योंकि जब नीचे झुकाएंगे तो उसको कहते हैं अवनमन कोण, और ये बोल रहा है आपका उन्नयन कोण, ठीक है।
आपका दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आँख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। तो भैया आँख से ही तो सही बात है, आँख और वस्तु दोनों को मिलाने वाली रेखा को तो अपन दृष्टि रेखा कहते हैं, इसलिए यह हो गया आपका सत्य है। वृत्त के एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बिल्कुल राइट बात है। ये कोई भी एक वृत्त है, ये अभी तक मैंने जो बताया है आपको, समांतर 2 हो गई है, बाहा बिंदु से भी आपकी 2 हो चुकी है, लेकिन वो बोले कि कोई भी एक बिंदु है, मान के चलो ये बिंदु मैंने यहाँ पर पॉइंट बना दिया, यहाँ से तो केवल एक ही खींच सकते, अब दूसरी खींचोगे तो क्रॉस करेगी, तो हमेशा जो स्पर्श रेखा है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है। तो ये बात भी आपकी राइट रहेगी। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, बिल्कुल राइट बात है। और स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है, तो देखो स्पर्श रेखा होती है ये, ठीक है भैया, और छेदक रेखा जो होती है, ठीक है, छेदक रेखा होती है इस तरह की। अब देखो इसको देखो ध्यान से, ये स्पर्श रेखा केवल बिंदु कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक पर लेकिन छेदक रेखा तो भीतर से घुस रही है, कितने बिंदु पर काट रही है, एक तो ये यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 2 पे, इसलिए ये आपको जाएगा फालसा, ठीक है। अब यहाँ थी हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे पढ़ लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। दूसरे की बात करें तो ये आपका फाल्स रहेगा। तीसरा जो है आपका ट्रू है, 4th वाला भी ट्रू है, ठीक है। 5th वाला आपका ट्रू, और लेकिन 6 वाला आपका ट्रू नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर है। संख्या 5005 का आपको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है और इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए कि करने 3 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। हो पाएगा बेटा? जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, उसको कंप्लीट करना है। और जो बच्चा अभी तक एनुअल एग्जाम के लिए अभी तक उन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, तो एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से इंस्टॉल करके रख लो। अपना खुद का ये पर्सनल ऐप है अपना, कोई संकोच की ज़रूरत नहीं। वहीं पे आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे वार्षिक के लिए, ठीक है। वार्षिक के लिए कोई असली पेपर नहीं मिलेगा कहीं भी भैया, ना ही अर्धवार्षिक के लिए मिलेगा कहीं पे। अब मैं जो बता रहा हूँ मॉडल पेपर, उनसे तैयारी करो। जो बच्चे 11th में आ चुके हैं उनसे आप एक बार राय जरूर ले लेना कि यूट्यूब पे, ठीक है, एनसीईआरटी कोचिंग जो है वो बताते हैं जो उसमें से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते 10th के लिए। यदि बोलते कि हाँ आते हैं तो ठीक है भैया, अच्छी बात है, बाकी आपकी मर्जी बेटा, है ना। पहले आप तो इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये आपका 11th वाला क्वेश्चन। अभी तक मैं फिर बोल रहा हूँ एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, इंस्टॉल कर लेना, है ना। और अपने व्हाट्सअप नंबर भी उस पर भेज देना, तो वहाँ पे लिंक दे दूँगा आपको। तैयारी करो बेटा, तैयारी करो। कोई शॉर्टकट नहीं है 10th का, है ना। 10वीं का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, बेसिक हो आपके पास चाहे स्टैंडर्ड हो, ठीक है। आप तो मैं जो क्वेश्चन दूंगा ना मॉडल पेपर, उनको कंप्लीट कर लेना, आपका बिल्कुल पक्की बात है। हो गया क्वेश्चन नंबर 19। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा। प्रतिस्थापन विधि से इसको सोल्व कर लो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, हो चुका है। चलिए, तो ये मैंने आपको मैथमेटिक्स के लिए एक स्टैंडर्ड जिन बच्चों ने लिया है बेसिक, जिन बच्चों के पास है घबराने की ज़रूरत नहीं, जल्दी ही आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि देखो आपके सपोर्ट की मुझे भी ज़रूरत है और मेरे सपोर्ट की आपको ज़रूरत है, सीधी सी बात है। तो पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों को इस चैनल के साथ ज़रूर जोड़िए। पहले आप इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।